नमस्कार दोस्तों। हम जैसा कि आपको पता होगा, हमने हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा पार्ट भक्ति काल अभी शुरुआत की है। हमने पहला चरण आपको अभी पहले यूट्यूब आपकी वीडियो में आप तक पहुंच गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आया होगा। अब हम करेंगे उससे आगे का, यानी आज जैसा कि टाइटल डाला है राम काव्य परंपरागत रामायण लेखन। क्योंकि आपने रामायण, वाल्मीकि रामायण आपने सुना होगा, रामचरितमानस आपने सुना होगा, जो कि तुलसीदास जी की कृति है। उनके साथ साथ में हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी रामायण अब तक लिखी गई हैं, उन सब का विवरण आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। कोशिश है कि मेरा ये प्रयास एक सार्थक प्रयास होगा और आपको इससे लाभ मिल सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर राम काव्य धारा, राम काव्य परंपरा में रामायण लेखन। आपको पता होगा कि आदि काल में जितनी भी कुसंगतियां थी, विसंगतियां थी, जैसे कि हीनयान और जो महायान थे, उन विसंगतियों के कारण इस भक्ति काल का उदय हुआ। क्योंकि लोग उनसे आकंठ भर चुके थे, उनसे मुक्ति पाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं बीच में जो आलावार संत थे दक्षिण भारत के, उन आलावार संतों में रामाचार्य जो हैं उनकी एक अहम भागीदारी है भक्ति काल को लाने में। यानी भक्ति काल का आगमन ये कह लीजिए कि दक्षिण भारत से चला। तो चलिए, जैसे उत्तर भारत में तुलसीदास जी जो हैं उनकी कृति है रामचरितमानस। आपको पढ़ा होगा, राम जी का एक बहुत बड़ा जो महाकाव्य लिखा गया अवधी भाषा में, और उनकी कृति वाक्य रामायण। ये दो रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास की बहुत चर्चित हैं। रामचरितमानस तो एक महाकाव्य है जो कि राम जी के पूरे जीवन को विवरण करता है, उनकी सारी चीजों को बताता है। दोनों ही बहुत लोकप्रिय थे। और संस्कृत में देखिए, अब हम अवधि को थोड़ा, ये अवधि में लिखा गया और अवधि के साथ साथ में यह लिखा है संस्कृत भाषा में हेमचंद्र ने जैन रामायण, यानी जैन साहित्य में भी रामायण की जो है वो रचना की गई थी। और वो कौन सी शताब्दी में की गई? 12वीं शताब्दी में की गई। यानी हेमचंद्र जी ने संस्कृत भाषा में जैन जो रामायण है उसकी रचना 12वीं शताब्दी में की। अब उसके साथ साथ आप देखिए प्राकृत भाषा में भी, प्राकृत यानी पाली और प्राकृत जो भाषाएं थी उसके अंदर भी जिनदास नाम के कवि थे, उन्होंने राम पुराण नाम की रचना जो थी वो 15वीं शताब्दी में की। यानी इस रचना को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं राम काव्य परंपरा उसका भी उदर जो वो उनका जो प्रारंभ मिलता है। यानी कहीं ना कहीं राम जी का वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। तीसरा है प्राकृत भाषा में ही एक पद्मदेव नाम के जो कवि थे विजयगणी, उन्होंने 16वीं शताब्दी में एक रचना की थी रामचरित, यानी राम का संपूर्ण चरित्र। इसको पढ़ने के बाद भी हमें जो राम काव्य परंपरा है उसके दर्शन होते हैं। आगे अपभ्रंश यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, लौकिक, वैदिक संस्कृत, आपने उसमें एक सत्य भूदेव नाम के कवि रहे, उन्होंने पौंचर्य जो है वो रचना की जो है वो रची गई। आगे कन्नड़ भाषा में, यानी कर्नाटक का जो कोई कहे कन्नड़ भाषा, उस भाषा में भी नागचंद्र नामक कवि ने 11वीं शताब्दी में एक परंपरायण कृति की रचना की थी। यानी ये भी रामचरित से ही प्रभावित है। यानी राम जी का वर्णन सिर्फ रामचरितमानस में ही नहीं है, देश की अन्य भाषाओं में भी उनके जो पुरजोर कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में राम के चरित्र को लिखने का प्रयास किया। क्योंकि इनको पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है कि राम काव्य परंपरा का जो है यहाँ भी प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं। ये कुमुददेदु देखिए, इसने रामायण जो लिखी और वो भी 13वीं शताब्दी में, यानी 13th सेंचुरी के अंदर कुमुददेदु जो है उन्होंने रामायण की रचना की थी। तो आप देखिए जैन राम कथा, अब एक जो जैन कवि थे उन जैन, वहां पर भी राम कथा का जो वर्णन मिलता है। उसका दूसरा रूप यानी सेकंड जो है वो गुणभद्र नामक के कवि थे, उन्होंने उत्तर पुराण नामक जो रचना वो 9वीं शताब्दी में रची गई। यानी जैन राम कथा के अंदर जो उनका दूसरा रूप है वो गुणभद्र द्वारा उत्तर पुराण के रूप में 9वीं शताब्दी में 9th सेंचुरी के अंदर रचना उसकी रची गई। उसका कुमारदास ने भी जैन, क्योंकि ये जैन थे,
उन्होंने जानकी हरण रचना जो है वो रची। जानकी हरण यानी माता सीता का हरण जब रावण द्वारा किया गया, ऐसा वृत्तांत हमें अवधी की जो भाषा, अवधी भाषा की जो रामचरितमानस उसमें मिलता है। ऐसा ही जो रूप है वो जानकी हरण भी उसमें मिला। आगे कश्मीर के राजा प्रवरसेन, ये देखिए कश्मीर जो प्रवरसेन नाम के जो राजा हैं, उसने रावण वह जो है वो मराठी प्राकृत में, प्राकृत के जो है मराठी भाषा में भी एक प्राकृत रूप हुआ उसमें रची। अभिनंदन ने भी रामचरित की जो रचना की, क्योंकि अभिनंदन नाम के कवि थे दक्षिण भारत से ही, उन्होंने भी रामचरित लिखने का प्रयास किया, रामचरित नामक पुस्तक रची। आचार्य क्षेमेंद्र वर्तमान के जो आधुनिक भारत इतिहास के बहुत बड़े आलोचक हैं, आचार्य क्षेमेंद्र, तो भाषा विज्ञान के, उन्होंने रामायण जो है मंजरी की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो रामायण मंजरी की रचना की। और आगे साकल्पमल, ये नाम आप देख रहे हैं, साकल्पमल ने भी उदार राघव नामक जो है वो महाकाव्य है, जिसमें राम जी का एक विश्वव्यापक वर्णन है। इसका मतलब उससे इस महाकाव्य के अंदर भी राम काव्य परंपरा के दर्शन होते हैं। अगले पेज पर हम कुछ और अन्य कृतियों को भी देखेंगे। अब उसके आगे देखें, राम काव्य पर लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण नाटक आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाटक था, आश्चर्य चूड़ामणि, अद्भुत दर्पण, महावीर दर्पण और अनर्ग राघव, बाल रामायण, जो कि राजशेखर ने 10वीं जो सदी में उसकी रचना की थी, और एक महानाटक। आप ये ध्यान रहे कि सिर्फ महाकाव्य जो है वो काव्य जो विधा में लिखे गए, इसे नाटक विधा में भी लिखने का प्रयास किया है। और बहुत बड़े बड़े नाटकों में भी राम काव्य को, राम को है जो कृतियां हैं उस पर लिखने की उस समय के जो कवि हैं उन्होंने कोशिश की है। अब देखें, महर्षि भास ने प्रतिमान नाटक, देखिए ये प्रतिमान नाटक है और अभिषेक नाटक लिखे, क्योंकि महर्षि भास एक विश्व विख्यात बहुत बड़े आचार्य हैं, महर्षि हैं, उनमें लिखे जिनमें राम कथा का वर्णन मिलता है। देखिए ये लिखता है कि उसमें राम कथा का वर्णन है, जो प्रतिमान नाटक है और अभिषेक नाटक है, उनमें राम कथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है भवभूति, संस्कृत के बहुत बड़े कवि भवभूति, उन्होंने महावीर चरित और उत्तर रामचरित कृति में भी राम काव्य परंपरा के दर्शन मिलते हैं। यानी उन्होंने 2 कृतियां लिखी, उनमें भी राम काव्य परंपरा जो है उसके दर्शन मिल जाते हैं। राम काव्य परंपरा में कालिदास के मेघदूत, आपको पता होगा कि मेघों के जो दूत बना करके कालिदास ने संस्कृत में जो महाकाव्य रचना की थी, उसी रचना को अनुकरण कर, उसको फॉलो करके हंस दूत और हंस राकेश को लिखा गया, और सीता राघव और राघव विलास आदि का सृजन किया गया। यानी उस समय में भी राम काव्य को लिखने की जो है होड़ जो थी वो हर एक भाषा में लगी हुई थी। अब इसके बाद है दक्षिण भारत की भाषाओं में रामायण लेखन, यानी उत्तर भारत ही नहीं है, हम पूर्व की तरफ चलेंगे, वहां का वर्णन भी आपको बताऊंगा। और ये दक्षिण भारत में तमिल भाषा दक्षिण की है, तमिलनाडु की, उसमें कवि कंबन जो तमिल रामायण है रची, इसका जो रचना काल है वो 11वीं सदी था। अगर आपने महर्षि कंबन को सुना हो तो महर्षि कंबन की वो जो रामायण है, उनकी जो अमर कीर्ति है, उस कीर्ति को देकर के रामानंद सागर साहब ने अपनी जो है एक भेंट जो थी प्रस्तुति थी, जो नाटक उसमें करके फिल्मांकन करने की कोशिश की, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा। तेलुगु में रंगनाथ रामायण की रचना हुई, जो कि 12वीं सदी में रची गई थी। ये 12वीं शताब्दी में उसे लिखा गया था। इसके आगे मलयालम जो है उसमें वाल्मीकि रामायण जो है वो लिखी गई, वाल्मीकि रामायण, तथा केरल वर्मा की जो रामायण है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही। यानी यहाँ पे जो राइटर थे वो केरल वर्मा थे, उनके जो रची गई कृति थी रामायण वो भी काफी लोकप्रिय थी। और कन्नड़ भाषा में कन्नड़ जो भाषा है उसमें तोवेल रामायण और नरहरि जो मेरा वन वध जो है वो रची गई। यानी हम अगर कृति को पढ़ दें, उसको ध्यान से पढ़ें, तो आप देखेंगे कि हर एक में कहीं ना कहीं राम काव्य परंपरा के जो दर्शन हैं हमें अवश्य होते हैं। आप देखें इसमें भवभूति तो विशेष संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य है, महर्षि भास हैं, और आचार्य जी इसमें राजशेखर जी, ये जो बड़े कवि हैं, इनकी कृतियों में भी, क्योंकि नाटक विधा में
होती छोटी विधा है, एक महाकाव्य जैसी विधा नहीं होती है, लेकिन इस विधा के अंदर भी राम काव्य के चरित काव्य को लिखने का प्रयास किया गया था। तो आगे अगले पेज पर हम और आगे मिलते हैं। चलिए आगे, बांग्ला भाषा में भी कृतिवास ने 15वीं शताब्दी में बंगाल के पयार छंद, एक वहां का छंद विशेष है पयार छंद, उसमें रामायण की रचना की है। और चंद्रावली एक वहां के राइटर है, उसने रामायण, और रामानंद जी ने रामलीला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रामलीला, और रघुनंदन ने राम रसायन की रचना की। असमिया भाषा में भी देखिए, असमिया यहाँ बांग्ला, असमिया भाषा में माधवी कल्दरी, एक माधवी कल्दरी की कवियत्री है, उन्होंने 14वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण जो का वो पद्य अनुवाद किया था, यानी उसे ट्रांसलेट किया था पद्य में। आगे कवि शंकर ने भी राम विजय नाटक जो है वो लिखा, और वह दुर्गावर ने गीति रामायण की रचना की थी। ये शंकर देव का जो है राम विजय नाटक है, और दुर्गावर ने गीति रामायण की जो है वो रचना की थी। इधर गुजराती में एक भालन कवि थे जिन्होंने सीता स्वयंवर की कृति जो है वो रची थी। आगे कश्मीरी में दिवाकर भट्ट ने, कश्मीरी भाषा में दिवाकर भट्ट ने कश्मीरी रामायण की रचना की। और नेपाली में कवि भानु ने अपना रामायण, ये जो है अपना रामायण की रचना की है। और इसके साथ साथ विदेशों में भी हमारी जो राम कथा है उसका प्रचार प्रसार बौद्धों ने किया था। यानी आपको पता होगा बौद्ध जो कि आदिकाल में आपको आपने पढ़ा, उसके दो पंथ थे, हीनयान और महायान। उन बौद्धों ने भी भारत के जो राम कथा है, हमारी राम कथा, उसका प्रचार प्रसार जाकर किया था विदेशों में। आगे अनाम जातकम और तथा दशरथ कथानम, इसका तीसरी और चौथी शताब्दी में चीनी भाषा में इसको अनुवाद किया था, यानी ट्रांसलेट किया गया था। यानी हमारी जो कृतियां थी उसे चाइनीज जो लैंग्वेज है, चाइनीज भाषा, उसमें उसको ट्रांसलेट किया गया। तिब्बती भाषा में भी तिब्बती रामायण की रचना की गई, यानी तिब्बत में भी रामायण लिखी गई, वो भी तिब्बती भाषा में। जावा, आपको पता होगा कि हमारा जो पूर्वोत्तर है, जहाँ पे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलाया, ये जितने भी कंट्री हैं, वहां पर रामायण का जो है वो काव्य रची गई थी। काव्य जो है वो ग्रंथ है रामायण का, वो रचा गया। और इसके साथ साथ कंबोडिया, ये कंट्री है, विदेश जो है, विदेश का एक देश है, उसमें राम केती और राम किएन में भी राम काव्य परंपरा के दर्शन मिलते हैं। यानी वहां की जो दो कृतियां हैं, राम केती और राम किएन, इन जो कृतियां हैं उनमें भी राम काव्य परंपरा के दर्शन हमें मिलते हैं। और मॉरिशस व फिजी, यानी जो विदेशी करते हैं मॉरिशस और फिजी, जितने भी भारतीय लोग वहां पर आजीविका कमाने के लिए, वहां पर अपना अर्निंग के लिए गए, वो अपने साथ में क्या ले गए? रामचरितमानस ले गए और राम की पुस्तकें ले गए। और वहां पर आज भी वहां पर राम जो रामलीला है, जो कि हमारे यहाँ दशहरा के आसपास आती हैं, उन रामलीलाओं का मंचन किया गया। यानी जहां पर हिंदुस्तानी रहेंगे, भारतीय लोग रहेंगे, वहां पर वो राम काव्य को जो है वो वहां पर प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो वहां रामलीला के माध्यम से अपने राम कथा को हम सदैव जो है वो स्मरण करते, याद करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, राम काव्य परंपरा में रामायण का जो लेखन था कितनी भाषाओं में किया गया। आपको याद हो तो जो आपने टीवी पर धारावाहिक देखा था रामायण, जो कि रामायण सागर ने बनाया था, उसमें इतनी सारी रामायण जितनी कृतियां हैं रामायण की हर भाषा में, उन सबको पढ़ा और पढ़कर के उसका जो निचोड़ था वो आपको टीवी सीरियल के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से आप तक पहुंचाया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।